3 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अबाउट मल्टी सेलुलैरिटी एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब पहले जो है हमने सिंगल सेलर यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था प्रीवियस यूनिट में, विच वाज अबाउट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट या प्रोटोजोन्स जिनको इन अदर वर्ड्स कहते हैं। तो उसमें हमने सिंगल सेल यूकैरियोट्स को पढ़ा था। अब हम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं या सिंपलर फॉर्म्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल फाइला में, उनको हम देखते हैं इस यूनिट। सो नाउ लेट्स गो थ्रू द आउटलाइन ऑफ दिस यूनिट। इस यूनिट में हम डिफरेंट हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे अबाउट द ओरिजिन ऑफ मल्टीसेलुलैरिटी एंड एनिमल ओरिजिन्स। देन हम दो एनिमल फाइला डिस्कस करेंगे विच आर फाइलम पोरिफेरा एंड फाइलम नाडेरिया एज बीइंग द सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन द एनिमल किंगडम। Now let's see what are the origins of multicellularity और what is the age of multicellular organisms। हमारे पास जो फॉसिल डेटा है या ओल्डेस्ट एनिमल्स का जो फॉसिल रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है अराउंड 600 मिलियन ईयर्स बनती है। लेकिन मॉलिक्यूलर एविडेंसेस हमें बताते हैं या जो जीनोम बेस्ड डेटा हमारे पास है पोरिफेरेंस का, उनके अकॉर्डिंग पोरिफेरेंस की एज अराउंड 650 मिलियन ईयर्स है। तो इतने सालों में जो है मल्टीसेलुलैरिटी का इवेंट मल्टीपल टाइम्स जो है वो हुआ होगा इन केस ऑफ डोमेन यूकैरिया, जिसने फर्दर डिफरेंट यूकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स को ओरिजिनेट किया या जनरेट किया इन केस ऑफ डोमेन यूकैरिया। लेकिन अगर हम एनिमल लिनिएज की बात करें स्पेसिफिकली, तो एनिमल लिनिएज में मल्टीसेलुलैरिटी का इवेंट प्रॉबेबली एक ही बार हुआ होगा, जिसमें फर्दर फिर मॉडिफिकेशंस और एडवांसमेंट होती चली गई और डिफरेंट एनिमल लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो डाइवर्ज होती चली गई या जनरेट होती चली गई। तो मल्टीसेलुलर लाइफ फॉर्म जो है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं इतने सालों से सर्वाइव करते चले आ रहे हैं और अब तक एग्जिस्ट करते हैं। तो देयर मस्ट बी सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ मल्टीसेलुलैरिटी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो वो एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो एडवांटेज उनका आ जाता है उनका डिफेंस, इम्प्रूव डिफेंस विच इज़ ड्यू टू देयर लार्जर साइज़। अब लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स की प्रिडेशन डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर साइज्ड ऑर्गेनिजम्स और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो पहला एडवांटेज उनका डिफेंस हो गया विच इज़ ड्यू टू देयर लार्जर साइज़। The second advantage is the efficient exchange of gases with the environment। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने हैं और स्मॉलर साइज्ड सेल से मिलकर बने हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंटली गैसेस जो हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज कर सकते हैं विद देयर एनवायरनमेंट एज़ कम्पेयर टू द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स या उन ऑर्गेनिजम्स से जो कि लार्जर साइज्ड सेल से मिलकर बने हैं। तो दूसरा एडवांटेज इनका एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ जाता है। इसके अलावा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल का साइज़ होता है वो स्मॉल होता है या छोटा होता है। तो छोटे सेल्स का रेडियस कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और सिमिलरली उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो भी हाई होगी। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हाई होगी तो जो सेल्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा इजीली गैसेस या मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो उनको डिफ्यूज़ कर सकेंगे थ्रू देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन डिस्टेंसेस कम होंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली जो है अपनी गैसेस या मेटाबॉलिक वेस्ट को थ्रू देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफ्यूज़ कर सकते हैं या उनकी मूवमेंट जो है उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीसेलुलैरिटी का जो एक और एडवांटेज है वो है डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होंगे फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे कि रिप्रोडक्शन है, फीडिंग हो गया, सेंस परसेप्शन हो गया, डाइजेशन वगैरह और सेलुलर कम्युनिकेशन वगैरह। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल सेल्स जो हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो अपना स्पेसिफाइड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और इन अ वे वो लेबर की डिवीजन कर रहे हैं और अपना स्पेसिफाइड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो एडवांटेजेस ऑफ मल्टीसेलुलैरिटी हमने देखे। नाउ वी विल सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स विच आर प्रीरेक्विजिट्स फॉर मल्टीसेलुलैरिटी। तो सबसे पहला प्रीरेक्विजिट है सेलुलर एडेशन। वो सेल्स जिन्होंने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनानी होती है उनमें एडहेसिव प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। सेल्स आपस में ज्वाइन करेंगे, एडहेयर करेंगे, तभी वो कोई ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे स्किन के सेल्स हैं या एपिथेलियल सेल्स हैं, वो आपस में एडहेयर करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तभी वो एक कॉन्टीन्यूअस जो है स्किन लेयर या
सेल टू सेल कम्युनिकेशन या सेलुलर कम्युनिकेशन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑल्दो सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, लेकिन उनको डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए या डिफरेंट पर्पसेस के लिए समहाउ कम्युनिकेट करना पड़ता है विद अदर सेल्स। तो सेलुलर कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है वो सेकंड प्रीरेक्विजिट है फॉर मल्टीसेलुलरिटी। द थर्ड प्रीरेक्विजिट इज़ द एक्विजिशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं दे हैव टू एक्वायर इंडिविजुअलिटी एंड अटेन स्पेशलाइज्ड पैटर्न्स, शेप्स एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनिजमल बॉडी। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ मल्टीसेलुलरिटी के लिए जो ज़ूलॉजिस्ट हैं वो दो हाइपोथेसिस जनरली उसके लिए प्रपोज की गई हैं कि एनिमल्स के में जो है स्पेसिफिकली जो मल्टीसेलुलरिटी का ओरिजिन है वो आइदर वे से जो है वो हुआ होगा या दोनों में से किसी एक तरीके से जो है मल्टीसेलुलरिटी जो है वो ओरिजिनेट हुई होगी। तो जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है वो जो मोस्ट ज़ूलॉजिस्ट जो हैं जिसको सपोर्ट करते हैं या जिसको एक्सेप्ट करते हैं वो है कॉलोनियल हाइपोथेसिस, जिसके मुताबिक कि हो सकता है कि एक ऐसा जो डिवाइडिंग प्रोटिस्ट है या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट या प्रोटोजोन जो है वो डिवाइडिंग जो स्टेज पे जो हो सकता है वो दो सेल्स डिवाइड ना हुए हों या सेपरेट ना हुए हों, बल्कि जो है इकट्ठे रह गए हों या सेपरेट होने के बजाय डिवीज़न के बाद जो हैं वो जुड़े रह गए हों, और जिनमें फ़र्दर जो है डिफ्रेंसिएशन या जो सेलुलर इन्वेजिनेशन होती है उसने फ़र्दर सेलुलर लेयर्स को जनरेट किया और एक जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ हो। और जो दूसरी हाइपोथेसिस है जिसको सिनोसाइशियल हाइपोथेसिस कहते हैं एंड विच इज़ नॉट दैट मच एक्सेप्टेड बाय द ज़ूलॉजिस्ट एज कॉलोनियल हाइपोथेसिस। तो ये जो है हाइपोथेसिस इसमें ये क्या स्टेट करती है कि एक जो सिनोसिटिक सेल होता है, मतलब सिनोसिटिक सेल वो होता है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं लेकिन एक ही साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, एक ही साइटोप्लाज्मिक रीजन में। तो ऐसा सिनोसिटिक सेल जो है वो हो सकता है उसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई जो हैं वो फर्दर उनमें माइटोसिस के बाद उनकी साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या स्प्लिटिंग ना हुई हो और वही सारे न्यूक्लियाई जो हैं उन्होंने एक ही साइटोप्लाज्म या एक ही सेल बॉडी के अंदर फर्दर सेलुलर मेम्ब्रेन्स जो हैं वो जनरेट कर ली हों और फिर एक लार्जर ऑर्गेनिज्म की फॉर्म ले ली हो उन्होंने या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्म ले ली हो। तो ये जो है एक दोनों हाइपोथेसिस, ये जो डायग्राम है दोनों हाइपोथेसिस को शो कर रही है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है। आप देख लो डायग्राम ए में जो है एक इंसेस्ट्रल प्रोटिस्ट दिखाया गया है जो फर्दर जब उसकी सेल डिवीजन हुई तो उसके बाद वो सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सेपरेट होने की बजाय इकट्ठे ही रहे और उनमें फर्दर जो है ये आप कह लो ब्लास्टूला काइंड ऑफ इनका स्टेज है, सेल स्टेज है, जिसमें फर्दर गैस्ट्रुलेशन के स्टेज पे उनकी सेल की इन्वेजिनेशन हुई सेल लेयर की और उससे फर्दर अनदर लेयर ऑफ सेल्स जो है वो जनरेट हुई जिसने आगे फर्दर मॉडिफिकेशंस के बाद दो लीनिएजेस रेडियल एनिमल्स को जो है या रेडियल एनिमल्स की जो लाइफ फॉर्म है या ऑर्गेनिज्म फॉर्म है उसको डाइवर्ज किया, उसको जनरेट किया हो और फर्दर उससे हो सकता है बाद में बायलेटरल एनिमल्स या बायलेटरल सिमेट्री ऑफ एनिमल्स भी है जो है वो ओरिजिनेट हुई हो। दूसरी जो साइनोसाइशियल जो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग एक लार्ज सिनोसिटिक प्रोटिस्ट होगा जिसमें मल्टी न्यूक्लियाई या जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे, उनकी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुई, बल्कि उन्होंने एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्दर सेल बाउंड्रीज या सेल मेम्ब्रेन्स जनरेट कर दी हों जिन्होंने बाद में बायलेटरल इंसेस्टर जो है एनिमल्स का उसको जनरेट किया और इसी तरह बायलेटरल एनिमल्स जनरेट हुए हो और उसी से ही रेडियल सिमेट्री ऑफ एनिमल्स जो है वो भी उससे डाइवर्ज हुई हो। तो ये दोनों जो हैं हाइपोथेसिस ये प्रपोज की जाती हैं इन द कोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ मल्टीसेलुलरिटी, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल या मोस्टली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है वो है कॉलोनियल हाइपोथेसिस जो कि मोस्टली ज़ूलॉजिस्ट जो हैं जिसको एक्सेप्ट करते हैं या वैलिड। अब एनिमल ओरिजिन्स के बारे में जो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग किंगडम एनिमलिया इज़ अ मोनोफाइलेटिक लिनिएज
strongest point or strongest support is the molecular data which is based on the genomic or DNA sequences, which supports monophyletic hypothesis about the animal lineage. ये एक डायग्राम मैंने आपको लास्ट जो सेकेंड यूनिट था उसमें भी दिखाई थी। एक आप कह लो एक ओवरव्यू है पूरे एनिमल किंगडम का कि हम कौन सा इस टाइम फाइला या कौन सा एनिमल ग्रुप जो है वो डिस्कस करने वाले। पहले हमने किंगडम प्रोटिस्टा को स्टडी किया था। जो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है प्रोटिस्ट का एक उन्होंने शो किया हुआ है किंगडम प्रोटिस्टा को, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्पेसिफिकली या प्योरली किंगडम एनिमलिया को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से उसका फर्स्ट फाइला जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। पोरिफ्रंस आ जाते हैं जिसमें टीनोफोरा और नाइडेरियंस आ जाते हैं। तो हमने जो the first phylum which we are going to discuss is phylum Porifera. phylum Porifera के members को या porifrons को sponges भी कहा जाता है because of their spongy body. Porifrons जो है they are mainly sessile, मतलब they cannot move, बल्कि वो किसी solid substrate या surface के साथ attached रहते हैं throughout their life. Then body symmetry इनमें कोई as such exist नहीं करती. They are either asymmetrical या इनमें कोई definite symmetry नहीं होती, या फिर वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी उनकी ऑर्गेनाइज्ड होती है अराउंड अ सिस्टम ऑफ वाटर कैनाल्स एंड वाटर चैम्बर्स, जिसमें जो है वाटर रेगुलेट करता है थ्रू आउट द स्पॉन्ज बॉडी। देन टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को देखें तो इनमें कोई प्रॉपर टिश्यूज़ या ऑर्गन्स एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि सेल्स ही जो है वो पूरी स्पॉन्ज बॉडी बना रहे होते हैं। उसके अलावा हैबिटेट इनका मेरीन है, मेनली मेरीन एनिमल्स हैं ये, और अब तक अराउंड 9000 स्पीशीज़ जो हैं स्पॉन्जेस की वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, और इसमें डिफरेंट साइज रेंज जो है एग्जिस्ट करते हैं पॉरीफ्रंस के। देन इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं फाइलम पॉरीफ्रा के, जिसमें सबसे पहले इनकी सिमेट्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो वो एसिमेट्रिकल होते हैं या फिर सुपरफिशियली रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। जिसका मतलब है कि जो रेडियल सिमेट्री है वो सिर्फ सुपरफिशियली या एक्सटर्नली फॉलो करते हैं, इंटरनली वो कोई भी सिमेट्री जो है या रेडियल सिमेट्री जो है उसको फॉलो नहीं करते। देन 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आ जाते हैं जो स्पॉन्ज की बॉडी को या बॉडी वॉल्स बनाते हैं, जिसमें पिनाकोसाइट्स, मेसेनकाइम सेल्स एंड कोएनोसाइट्स शामिल हैं। देन कुछ स्पॉन्जेस में या कुछ पॉरीफ्रंस में एक सेंट्रल कैविटी एग्जिस्ट करती है, और कुछ में जो है जो सेंट्रल रीजन है वो एक नेटवर्क होता है चैम्बर्स और वाटर कैनाल्स का, एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके थ्रू वाटर जो है वो रेगुलेट या सर्कुलेट करता है ड्यूरिंग फिल्टर फीडिंग। Since they are marine animals, so they feed on water suspended particles और food items, या जो water में जो micro organisms suspended होते हैं उनको trap करके ingest करते हैं और उन पे feed करते हैं। Then tissues और organs पे आ जाएं तो इनके अंदर कोई proper tissues या organs जो हैं वो exist नहीं करते। ये डिफरेंट स्पॉन्जेस दिखाए गए हैं विच हैव ब्राइटली कलर्ड बॉडीज़ और स्ट्रक्चर्स, जिसमें डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं, रेड, ग्रीन, येलो और ऑरेंज कलर्स के। अब हम स्पॉन्जेस का स्केलेटन, बॉडी वॉल और सेल टाइप वगैरह देख लेते हैं। दो स्पॉन्जेस आर सिंपलर फॉर्म ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन जो स्पॉन्जेस के सेल्स हैं दे आर नॉट जस्ट कॉलोनीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्स, रादर दे आर मोर देन दैट। इनमें जो सेल्स हैं जो कि मल्टीसेलुलर स्पॉन्जेस या पॉरीफ्रंस बना रहे हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस और पर्टिकुलर फंक्शंस, जिसको हमने एक टर्म ली थी डिवीजन ऑफ लेबर की। मतलब जितने सेल्स हैं स्पॉन्ज की बॉडी में या पॉरीफ्रन की बॉडी में, वो हर सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड है और एक अपना स्पेशलाइज्ड टास्क या स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। देन इनका स्केलेटन देखें तो स्पॉन्जेस जो हैं वो उनमें एक प्रॉपर स्केलेटन होता है जो पूरी स्पॉन्ज बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है, जिसमें समटाइम्स माइक्रोस्कोपिक नीडल लाइक स्पाइक्स या स्ट्रक्चर्स या थ्रेड्स होते हैं जिनको हम स्पाइक्यूल्स कहते हैं। या कुछ स्पॉन्जेस में जो स्केलेटन है वो स्पॉन्जिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कि इसके स्केलेटन को सपोर्ट करती है।
Then there are three cell types which make the body walls of a sponge body. The first one is pinacocytes. Pinacocytes thin flat cells होते हैं जो sponge body की outer lining या outer surface बनाते हैं. And sometimes they may have contraction ability और contractile nature, जिनकी contraction से sponge body की shape change हो जाती है. ये pinacocytes sometimes specialized होते हैं, modified होते हैं into contractile porocytes, जिनके थ्रू जो है water regulate करता है, circulate करता है through the body wall of a sponge. इस पिनाकोसाइट लेयर के बाद नीचे एक और जेल लाइक लेयर या जेल लाइक मैट्रिक्स होता है या जेल लाइक मैटर की एक लेयर होती है जिसको हम मीज़ोहाइल कहते हैं. इस मीज़ोहाइल लेयर में या जेली लाइक मैट्रिक्स की लेयर में अमीपॉइड सेल्स होते हैं जिनको मीज़ेनकाइम सेल्स कहा जाता है. मीज़ेनकाइम सेल्स या अमीबॉइड सेल्स जो हैं दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक रिप्रोडक्शन, secreting skeletal elements, transporting and storing food, etc. और इनकी कंट्रैक्शन से जो है स्पॉन्ज वॉल के जो पोर्स हैं वो जो है क्लोज एंड ओपन हो सकते हैं, या ये जो वॉल बॉडी वॉल के जो पोर्स हैं उनकी कंट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं. देन मीज़ोहाइल के बाद जो इनर लेयर या इनर लाइनिंग होती है स्पॉन्ज बॉडी के चैम्बर की, उसको हम कोएनोसाइट्स कहते हैं या कॉलर सेल्स कहते हैं. कॉलर सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कोएनोसाइट्स जो हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं और इनके फ्लैजिला जहाँ पे फ्लैजिला अटैच्ड होता है सेल की बॉडी को, उसके इर्द गिर्द एक कॉलर लाइक रिंग बना होता है माइक्रोविलाई का, जो कि फ्लैजिलम को सराउंड किए हुए होता है. उस कॉलर रिंग ने या माइक्रोविलाई का जो रिंग होता है उसने फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करना होता है और जो है फर्दर सेल की बेस में फूड वैक्यूल्स में ट्रांसपोर्ट करना होता है. ट्रैप करने में हेल्प करता है. अब फूड पार्टिकल्स आप यहाँ पे देखो, ये इन्होंने एनलार्ज करके दिखाया गया हुआ है आपकी कोएनोसाइट्स को, इसका एक एनलार्ज व्यू दिखाया गया है. अब इसका जो जहाँ भी ये आपको पर्पल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिला नज़र आ रहा है, इसके इर्द गिर्द ये आपको एक रिंग नज़र आ रहा है माइक्रोविलाई का. अब इन माइक्रोविलाई ने क्या करना है, जब इनके थ्रू वाटर जो है पास करेगा इनमें से, तो ये फूड पार्टिकल्स यहाँ पे जो आपके ब्राउन पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये फूड पार्टिकल्स हैं जिनको माइक्रोविलाई रिंग ने या कॉलर रिंग ने जो है इनको ट्रैप कर लिया है. तो ये जो ट्रैप फूड पार्टिकल्स जो हैं इनको फर्दर जो इसकी कोएनोसाइट्स की जो बेस है वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट कर देंगे जहाँ पे फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं. फूड वैक्यूल्स जो हैं इन फूड पार्टिकल्स को जो है फर्दर इसको जो अमीबॉइड सेल्स हैं वहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे या वहाँ पे भिजवा देंगे जहाँ पे फर्दर इनकी फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन जो है होती है. तो इस तरह ये जो है माइक्रोविलाई ये जो कॉलर रिंग है ये इसके फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करता है, और जो है इनकी फ्लैजिला के इर्द गिर्द कॉलर रिंग जो है माइक्रोविलाई की इसकी वजह से इनको जो है इसकी वजह से जो है इनकी फूड ट्रैपमेंट होती है, फूड पार्टिकल्स ट्रैप होते हैं. अब ये स्पाइक्यूल्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि इनके स्केलेटन में जो है स्पाइक्यूल्स होते हैं या नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, या तो ये जो है एक ही सिंपल मोनोएक्सन एक सिंपल एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके शार्प पॉइंटेड एंड्स होते हैं, या ट्राईएक्सन होता है जिसके 3 जो है नीडल्स हैं या 3 कह लो आप सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं 3 शार्प एजेस के साथ, या 3 एक्सेस होते हैं इसके. तो मोनोएक्सन होंगे या ट्राईएक्सन होंगे. ये जो स्पॉन्जिस के स्केलेटन है उसकी हम बात कर रहे हैं. तो ये दो तरह के स्पाइक्यूल्स जो हैं इसमें एग्जिस्ट करते हैं. देन हम इसके वाटर करंट एंड बॉडी फॉर्म की बात करते हैं स्पॉन्जिस की, कि इसमें जो है वाटर करंट वो कैसे कौन जनरेट करता है और कैसे ये जो है बॉडी फॉर्म्स इनकी एग्जिस्ट करती हैं. तो लाइफ जो है स्पॉन्जिस की इट्स डिपेंडेंट ऑन द वाटर करंट्स ऑफ कोएनोसाइट्स.
कोइनोसाइट्स जो हैं क्योंकि उनके वो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, उनके साथ फ्लैजिला होता है, तो उन फ्लैजिला की मूवमेंट की वजह से वाटर करंट्स जनरेट होते हैं जो कि वाटर में ट्रैप्ड फूड पार्टिकल जो हैं उनको स्पॉन्ज बॉडी या बेसल बॉडी तक जो है उनको लेके आते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन की जो है डिलीवरी या ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो भी कोइनोसाइट्स के थ्रू होती है, और जो मेटाबॉलिक या उनके डाइजेस्टिव वेस्ट हैं या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है दे कैरी आउट या दे कैरी अवे फ्रॉम द स्पॉन्ज बॉडी या बेसल बॉडी। तो ये कोइनोसाइट्स जो हैं इन वाटर करंट्स जनरेट करते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई होती है, वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। उसके अलावा फूड पार्टिकल्स जो हैं उनको बॉडी की बेस तक जो है पहुंचाया जाता है। उसके अलावा जो बॉडी फॉर्म्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं पॉरीफ्रेंस की, वो 3 तरह की बॉडी फॉर्म्स हैं। एक एस्कॉन है जिसको एक बॉडी फॉर्म एस्कॉन है, दूसरी साइकॉन और तीसरी ल्यूकॉन। तो ये हम तीनों देख लेते हैं कि एस्कॉन बॉडी फॉर्म कैसी है, साइकॉन और ल्यूकॉन कैसी है। अब एस्कॉन जो है एक सिंपलर कंपैरेटिवली सिंपलर बॉडी फॉर्म है जिसमें एक स्पॉन्जोसील या सेंट्रल कैविटी बनी हुई है। उसके अलावा ऑस्टिया है या डर्मल पोर्स हैं जो कि जहाँ से बॉडी जो है बॉडी के अंदर जो है वाटर करंट्स जो हैं एंटर होते हैं, वाटर एंटर होता है और इस ऑस्क्यूलम या इस ओपनिंग के थ्रू जो है वाटर एग्जिट करता है फ्रॉम द स्पॉन्ज बॉडी। तो ये ऑस्क्यूलम जो है ये एक एक्सक्रीटरी ओपनिंग या एक्सक्रीटरी पोर के तौर पे जो है फंक्शन करता है फॉर द स्पॉन्ज बॉडी। देन जो दूसरी फॉर्म है साइकॉन फॉर्म, इसमें आप देख लो ये इसमें भी एक सेंट्रल कैविटी है या सेंट्रल आप कह लो रीजन है या चैम्बर है जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। उसके अलावा इसमें जो है डर्मल पोर्स हैं जहाँ से वाटर एंटर होता है इनटू द स्पॉन्ज बॉडी। देन कोइनोसाइट्स हैं, दोनों में आप देख लो फ्लैजिलेटेड सेल्स की लेयर है, ये रेड कलर में जो नज़र आ रही है जो कि इंटरनल वॉल की लाइनिंग कर रहा है ऑफ द स्पॉन्ज बॉडी। देन देयर आर रेडियल कैनाल्स एंड इनकरंट कैनाल्स जो कि इसकी रेडियल कैनाल है और उसके बॉर्डर पे या उसकी आउटर सरफेस पे इनकरंट कैनाल है जहाँ पे वाटर जो है स्पॉन्ज बॉडी वॉल पे रेगुलेट करने के लिए दोनों कैनाल्स जो हैं फंक्शन कर रही होती हैं। देन सेम ऑस्क्यूलम है इसमें जहाँ से वाटर जो है एग्जिट करता है फ्रॉम द स्पॉन्ज बॉडी। जो ब्लू एरोज हैं ये वाटर जो है डायरेक्शन या वाटर फ्लो को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन थर्ड फॉर्म है ल्यूकॉन, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स्ड वन है, ये ज़्यादा इसमें चैम्बर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द बोथ एस्कॉन एंड साइकॉन फॉर्म। तो अब इसमें भी सेम कोइनोसाइट्स चैम्बर्स हैं। कोइनोसाइट्स ये रेड कलर की जो लाइनिंग नज़र आ रही है कोइनोसाइट्स हैं और ये जो आप कह लो चैम्बर्स आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं तो ये कोइनोसाइट्स चैम्बर्स हैं। अब जो है इसमें भी ऑस्क्यूलम है, दो तरफ, एक अपर रीजन में और एक ये साइड पे जो है मेजर ओपनिंग एक्सक्रीटरी ओपनिंग जो है वो बनी हुई है जहाँ से वाटर एंटर होता है इनटू द स्पॉन्ज बॉडी और फिर पूरी बॉडी से सर्कुलेट होने के बाद जो है इन दोनों ओपनिंग से वाटर बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाता है या रिलीज़ हो जाता है। देन डर्मल पोर्स हैं और एक्सक्रेंट कैनाल है जहाँ से वाटर बॉडी में से एग्जिट करता है, बॉडी में से रिमूव हो जाता है। तो 3 टाइप की स्पॉन्ज बॉडी फॉर्म्स हैं जो ज़ूलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए हैं या 3 बॉडी फॉर्म्स जो हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फाइलम पॉरीफ्रा की कि इसको फर्दर कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास इज़ क्लास कैलकेरिया जिसके मेंबर्स के स्केलेटन में जो स्पाइक्यूल्स या नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। स्पाइक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो या तो 3-rayed होता है या 4-rayed। देन बॉडी फॉर्म्स इस क्लास के मेंबर्स में एस्कॉन बॉडी फॉर्म भी होती है, ल्यूकॉन होती है या साइकॉन हो सकती है। देन हैबिटेट इनका मेरीन मेंबर्स हैं ये सारे लाइक ऑल अदर पॉरीफ्रेंस और कैलकेरियस स्पॉन्जेस हैं इसमें सारे बिकॉज ऑफ देयर कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइक्यूल्स। एग्जाम्पल इसकी ल्यूकोजोलेनिया और ग्रेंचिया हैं। द सेकेंड क्लास इज़ क्लास हेक्सैक्टिनेलिडा। इसमें जो इसके मेंबर्स के स्केलेटन में जो स्पाइक्यूल्स हैं वो सिलिका के बने हुए होते हैं और उनका स्ट्रक्चर 6-rayed होता है। देन इनके स्पाइक्यूल्स समटाइम्स आपस में फ्यूज़ होते हैं और बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क या मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्पॉन्ज के स्केलेटन के अंदर। देन इनकी शेप समटाइम्स कप और वॉस शेप की तरह की होती है और बॉडी फॉर्म इनमें साइकॉन और ल्यूकॉन बॉडी फॉर्म्स इनमें पाई जाती हैं।
थर्ड क्लास इज़ क्लास डेमोस्पॉन्जी, जिसमें ब्रिलियंटली कलर्ड और वाइब्रेंट कलर के स्पॉन्जेस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। इनके स्केलेटन में जो स्पाइक्यूल्स हैं या नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो 4 रेड होते हैं और उनकी कॉम्पोजिशन सिलिका होती है या फिर वो स्पॉन्जिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं या फिर दोनों से मिलके बने होते हैं। बॉडी फॉर्म इनकी ल्यूकॉन बॉडी फॉर्म है और साइज़ इनका तकरीबन 1 मीटर हाइट और डायमीटर तक चला जाता है। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स में कुछ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस और कुछ बाथ स्पॉन्जेस इंक्लूडेड हैं। दैन द फोर्थ क्लास इज़ क्लास होमोस्क्लेरोमॉर्फा, जो कि एनाटॉमिकली अगर इनको देखा जाए तो कंपैरेटिवली सिंपल हैं और इंक्रस्टिंग हैं या उनकी जो आउटर लेयर है वो हार्ड होती है। दैन इनके स्पाइक्यूल्स अगर इनके मेंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो वो स्मॉल होते हैं और सिंपलर होते हैं इन शेप और या फिर वो एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा इनका हैबिटेट जो है वो डीप शैलो वाटर्स या वाटर बॉडीज़ हैं।